सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। और ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, यूनिक चैप्टर है। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स आर्ट्स विद मैथ ले रहे हैं या कॉमर्स में मैथ्स ऑप्ट जिन्होंने किया हुआ है, उन्हें इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चैप्टर मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस जहाँ साइंस स्ट्रीम की बात आ जाती है, वो स्टूडेंट्स 11th 12th में वेक्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ से फेमिलियर होते हैं। और चूंकि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ा होता, या मोस्टली मैं कहूँगी कि जो हमारे हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग हिंदी मीडियम से लगभग 10th पास करके आते हैं, साइंस में पढ़कर आते हैं, लेकिन 10th हिंदी मीडियम से किया है, तो यहाँ तक आते आते हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ बिल्कुल पर्टिकुलर साइंस पर ही बेस्ड है। एक बार अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें इसका बेस समझ आ जाता है, तो मैथमेटिकली तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। हमें 2-4 बेसिक सी बातें समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन तो हम ये चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से अच्छे तरीके से आसान तरीके से आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो भाई अपना आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। देखिए, मैं भी आर्ट्स साइड से ही हूं, तो ऐसा नहीं है कि हमें वेक्टर समझ नहीं आ रहा, आएगा, आपको भी बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है और मैंने कहा भाई कितने हैं, आप कहोगे भी मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, 10 रुपीज़ हैं, आपने कहा कि 20 रुपीज़ हैं। क्लियर भाई, फिक्स है, 20 रुपये हैं आपके पास। ओके, और हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। चलिए हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप एक गेम खेल रहे हैं या आपने किसी के घर जाना है। चलिए किसी के घर आपने जाना है और उसके घर से आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि मेरे घर जाकर मेरे रूम से भाई तुमने ये सामान लेके आना। ठीक है, अब उसने कहा कि जब तुम एंटर करोगे तो तुम्हें जीना मिलेगा, जीना, स्टेयर्स, पैड़ियाँ जिनको हम बोल देते हैं, तो स्टेयर्स मिलेंगी और 10 स्टेयर्स के बाद मेरा रूम है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि वो 10 स्टेयर्स आपने चढ़नी है या 10 स्टेयर्स आपने उतरनी है, क्योंकि रूम नीचे भी हो सकता है भाई, अंडरग्राउंड भी बन जाते हैं, कई लोगों के रूम अंडरग्राउंड अब मकान बनते हैं, या 10 स्टेयर्स ऊपर चढ़ना है। तो जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मुझे 10 सीढ़ियाँ नीचे जाके रूम मिलेगा मुझे या 10 सीढ़ियाँ ऊपर जाके, हमें 10 तो पता लग गया, लेकिन हमें जो ये नीचे या ऊपर है ये क्या है, ये डायरेक्शन है कि किस तरफ मुझे जाना है। या इससे भी और अच्छा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम किसी भी, आजकल आप मॉल वगैरह में जाते हो तो ग्लास के डोर लगे रहते हैं। ठीक है, ग्लास के डोर लगे रहते हैं और उन पर जनरली पुल या पुश लिखा रहता है। पुल मीन्स अपनी तरफ खींचोगे तो दरवाजा खुलेगा, पुश मीन्स अंदर की तरफ करोगे, धक्का दोगे तो दरवाजा। हर दरवाजा 2 साइडेड नहीं होता है, समझे मेरी बात को। तो वो पुल और पुश आपको उस डोर की डायरेक्शन बता रहा है कि भाई इधर, डायरेक्शन के बिना आप उस दरवाजे को नहीं खोल पाओगे। तो ये हो गया डायरेक्शन का एक और एग्जाम्पल। या इसी तरह से आपको कहीं जाना है, आप किसी चौराहे पर खड़े हो गए, आप अपनी गाड़ी में हो, किसी से आप रास्ता पूछ रहे हो कि भाई मुझे दिल्ली की तरफ जाना है। हाँ भाई, तो फलाने चौराहे पर जाके, और अगर किसी ने ये नहीं बताया कि दाएं जाना, बाएं जाना, पूर्व की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ जाना या आगे जाना, मतलब जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता लगेगी आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकते।
समझ आ रही है मेरी बात? तो इट मीन्स अगर मैं कहीं खड़ी हूं और मुझे दिल्ली जाना है तो कोई मुझे बताएगा कि भाई दिल्ली यहां से 20 किलोमीटर ईस्ट में है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे कि भाई मैं यहां खड़ी हूं, क्लियर, और यहां से ये मेरी गाड़ी जा रही है और ये भाई मेरे पास अब एक चौराहा आ जाता है। यहाँ चौराहा में आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होगी किसी भी बच्चे के लिए। यहाँ मेरी गाड़ी आकर खड़ी हो गई है और अब मुझे दिल्ली की तरफ जाना है। यहाँ कोई साइन बोर्ड है तो बहुत बढ़िया भाई, वो साइन बोर्ड भी डायरेक्शन दिखाते हैं, अदरवाइज मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है और वो मुझे ऐसे एरो कर रहा है, एरो, और यहाँ क्या लिखा रहता है, दिल्ली 20 किलोमीटर, दिल्ली 20 किलोमीटर, तो वो एरो किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है इस दिशा में। मान लीजिए ये डायरेक्शन ईस्ट है तो मैं कहूंगी 20 किलोमीटर ईस्ट में, यानी 20 किलोमीटर जाना है और ईस्ट में जाना है। एक ये चीज आ जाती है। एक मैं कह रही हूं कि केवल 20 रुपए, ठीक है। अब रुपए तो भैया, रुपयों के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है। या आजकल भाई मान लीजिए कोरोना चल रहा है, आपका टेम्परेचर आप डेली मेजर कर रहे हो, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर लें या आप कोई भी गैजेट लें। आजकल तो फोरहेड से भी टेम्परेचर मेजर हो जाता है। तो आप इस डायरेक्शन में खड़े हो गए, इसमें खड़े हो गए, इसमें खड़े हो गए, आपका टेम्परेचर उतना ही आएगा जितना है। डायरेक्शन से आपके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझे मेरी बात को। तो यहां मैं पहले लिख देती हूं कि हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल माने जो भौतिक रूप से हम अपने दैनिक जीवन में तरह तरह की क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा जी दो तरह की आ जाती हैं। एक होती है स्केलर। स्केलर शब्द नया नहीं है। स्केलर शब्द हम अगर इंग्लिश मीडियम के मैथ से पास आउट होते तो 10th तक हम वैसे ही पढ़ते रहते। एक फिक्स कांस्टेंट स्केलर होता है। स्थिरांक, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, द्विघात समीकरण, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो स्केलर, अब मैंने स्केलर के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। भाई मनी, पैसा, ठीक है, पैसा के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपने पैसे गिनने हैं तो आप जितना अमाउंट है उतने ही गिनोगे, डायरेक्शन से कोई पैसे की गिनती अप डाउन नहीं हो जाएगी। ठीक है भाई। दूसरी चीज अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा जी, टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप किसी भी दिशा में खड़े होकर मेजर कर लीजिए, आपका बॉडी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना कि भाई मैं मुंह इधर फेर के खड़ा हो जाऊं, इधर खड़ी हो जाऊं तो मेरा टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तीसरी चीज टाइम, ठीक है। 4-5 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं। टाइम, अब भाई टाइम देखना, ये घड़ी है मेरे हाथ में, ठीक है। भाई मैं कह रही हूँ 9 बज रहे हैं, क्लियर। इधर भी 9 बजेंगे भैया, इधर भी 9 बजेंगे। घड़ी ऊपर नीचे कर लोगे तो भी 9 बजेंगे, उल्टा कर लो घड़ी को, सीधा कर लो, टाइम उतना ही रहेगा जितना है। घड़ी को घुमाने से, फिराने से, इधर उधर करने से टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो स्केलर क्वांटिटी जो फिक्स हो और जिन पर डायरेक्शन का कोई असर ना पड़े वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये है। दूसरी मैंने ये बताई है कि जिसमें आपको इतना, तो अभी ये शब्द नहीं बता रही मैं इसको क्या कहेंगे, अभी हमें इतना पता है कि मुझे 20 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। तो ये ईस्ट तो भैया आपको क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है बेटा, समझना, बहुत ध्यान से समझना। ईस्ट तो आपको डायरेक्शन दे रहा है और इसे हम शब्द कहेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने मात्रक, कितनी मात्रा, कितना हमें चलना है। हमें 20 किलोमीटर चलना है, क्लियर। हमें 30 किलोमीटर चलना है तो मैग्नीट्यूड 30 हो जाएगा। हमें 12 किलोमीटर चलना है तो मैग्नीट्यूड माने मात्रा, एक तरह से। मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहूंगी मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन एक मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, तो उसका माप कितना है, तो वो माप है 20 किलोमीटर। यानी मैंने 20 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, तो जहां मैग्नीट्यूड जमा डायरेक्शन दोनों आ जाएं, वो हमारी बनती है बेटा जी वेक्टर क्वांटिटी। जिस
चीज को, जिस क्वांटिटी को नापने के लिए डायरेक्शन बहुत बहुत जरूरी हो, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल हम जो लेंगे, जो हमारे आर्ट्स के बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ आता है, हम भी उसी एग्जाम्पल से समझकर सीख कर यहाँ आए हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा जी फोर्स, बल। ठीक है, बल लगाना है भाई। अब ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, मेरे हाथ में पेन है और भाई यहाँ ये मैंने अपना पेन ये रख लिया, ठीक है भाई, ये पेन मैंने यहाँ रख लिया ए पॉइंट पर। क्लियर भाई? अब मैं आप वीडियो लेक्चर चल रहा है, नहीं तो क्लासरूम में तो मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी रख कर दिखा सकती हूँ कि भाई चलिए यहाँ आप यहीं पहले मेरे हाथ से ही समझिए, मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा होगा कि ये मेरा पेन यहाँ रखा है मेरे हथेली के एंड पॉइंट पर, और मुझे वहां पहुंचाना है ये पेन सरका के। और देखो भाई ध्यान देना मेरी बात पे कि ये पेन यहाँ है और मैं इसको ना ऐसे कर रही हूँ और पहुंचाना कहाँ है? यहाँ। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? नहीं, मैं यहां रखकर जब इस पेन को ऐसे ले जाऊंगी तो ये पेन यहां पहुंच जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे कर रही हूं तो मैं इस पेन को गलत दिशा दे रही हूं। तो अगर मेरा पेन ए पॉइंट पर है और मुझे उस पेन को बी पॉइंट पर ले जाना है, ध्यान दें, तो सबसे आसान और छोटा रास्ता ये होगा। समझें? ये देखिए, ये होगा भाई, ये ऐसे भाई, इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो ये सबसे आसान रास्ता होगा। क्या मैं इसी तरीके से पेन को पहुंचा सकती थी? पहुंचा तो मैं और भी तरीके से सकती थी। कैसे भाई? यहां है ए पर, ये लो, पहुंच रहा है कि नहीं? ध्यान दें, इसको ही पहुंचाती हूं मैं, ये देखो, इसको भी मैंने ऐसे पहुंचा दिया, पहुंचाया, लेकिन ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि ये एक निश्चित दिशा नहीं है हमारी। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट हमारा है वो ये तरीका है, ए से बी तक का। और कितनी हम फोर्स इस पर लगाएंगे, जितना बल हम लगाएंगे वो बल इस दिशा में लग रहा है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स का मात्रक, फोर्स की जो यूनिट बोल देते हैं हम उसे, वो न्यूटन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक सरकाने में दिशा की भी जरूरत है, एरो से हम इस दिशा को दिखा रहे हैं, दिशा की भी जरूरत है हमें, और कितना बल लगेगा उसकी भी जरूरत है। ठीक है भाई, मान लीजिए अब पेन ना होकर आपके पास फर्श पर कोई बहुत बड़ा कोई भारी सी टेबल रखी हुई है मान लीजिए, और हम एक छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि भाई तू उधर सरका दे इसको। क्लियर? हम एक छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा आप उधर सरका दो। अब बच्चा बेचारा जोर तो लगा रहा है, उसको पुश तो कर रहा है, वो उसको फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, बट वो फोर्स उतनी नहीं है जितनी उस टेबल को पुश करने के लिए चाहिए, तो वहां फोर्स कम पड़ रही है। तो फोर्स मतलब हमें एक सही क्वांटिटी उसकी चाहिए कि कितनी फोर्स, और दिशा भी हमें चाहिए। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है बल की वो तो न्यूटन है, इतने न्यूटन बल हमें चाहिए, इस दिशा में चाहिए। अगर हम गलत दिशा में लगाएंगे, मान लो दरवाजे का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था शॉपिंग मॉल में, उस पर लिखा हुआ है पुल, पुल माने आप अपनी तरफ खींचे, और आप लगे हुए उसको उस तरफ करने में, गलत दिशा में आप बल लगा रहे तो दरवाजा खुलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, वो हल्का सा बस हिल के रह जाएगा। समझ आ रही मेरी बात आपको कि भाई आप मॉल में गए, दरवाजा है, और आपके घर में भी होंगे बेदरवाजे, दो साइड तो कभी भी नहीं होते ना, जिस साइड दरवाजा बंद होना है उस साइड से तो आप उसको कोशिश करो भाई ऐसे खुल जाए, नहीं खुलेगा। अब क्योंकि हम गलत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और उसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारा आ जाता है फोर्स, और बल्कि फोर्स से पहले भी ना एक और शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो शब्द है बेटा जी डिस्प्लेसमेंट। साइंस के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा समय लगेगा। बस डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें होती हैं बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनसे भी आपको ये बात समझ आएगी। डिस्टेंस माने दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखें। ए है
और B है, ठीक है भाई। और A से B के बीच की दूरी 10 मीटर है। हम एरो नहीं लगा रहे। A से B के बीच की दूरी 10 मीटर है। समझ आ रही है बात? अब भाई तुम फीता लेके A पे रखो और B तक नापो, 10 आएगी। B पे रखो और A पे नापो, 10 आएगी। समझ रहे हो? A से B नापो, A से B तक नापो तो भी वो 10 मीटर है। B पे फीता रख के A तक नापो तो भी वो कितनी है बेटा जी? 10 मीटर है। यानी कि दूरी को चाहे ऐसे नाप लो चाहे ऐसे नाप लो। भाई दिल्ली से चंडीगढ़ मान लो 400 किलोमीटर है, तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी नाप लो या चंडीगढ़ की तरफ से आते हुए दिल्ली की दूरी नाप लो, वो 400 ही रहेगी। उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कहीं से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, ठीक है, वो हो गई उसकी इनिशियल पोजीशन, शुरुआत, और अंत में वो जहां जाकर रुकता है तो वहां से वहां तक की जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है, शॉर्टेस्ट, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर? अब भैया ये देखो, ये हम ए पे खड़े हैं, हम ए पर खड़े हैं और ए से ये चलना मैंने शुरू किया। कितना चले, कितना चले, चलते गए। समझना बात को, चलते गए, कितना चले। अब ये मान लो गाड़ी होती है आपकी, तो कितना घूमते, ये कितने चक्कर लगा लिए भैया, अल्टीमेट पहुंचे कहाँ हो? बी पर ही तो पहुंच रहे हो भाई। ए से मैंने ऐसे 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 अपनी साइकिल है, गाड़ी है, या मैं खुद पैदल हूं, घुमाई और मैं कहा भाई बड़ा चली आज तो, मैं बहुत चली, बहुत चली। कहाँ चली? पहुंचे तो बी पर हैं, ऐसे भी तो पहुंच सकते थे हम बी पर। भाई जो एक्चुअल मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो ए से बी तक ही हुआ है, चाहे मैंने 50 चक्कर क्यों ना लगा लिए हों। भाई ये चंडीगढ़ है, ठीक है, और ये दिल्ली है। भाई शॉर्टेस्ट रास्ता आपका अभी हमने मान लिया कितना है? 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब भाई आप चंडीगढ़ से चले गए पंजाब। चंडीगढ़ से, देखो मैप की तो मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं मैप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकती यहाँ, हम एक इमेजिनेशन से काम चलाएंगे। भाई चंडीगढ़ से मेरा मन किया, मैं चली गई पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़ से पंजाब, और पंजाब से घूमते घूमते अब मेरा मन कर गया भाई मैं चली गई कहाँ? इधर थोड़ा नीचे आ जाए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। समझ लीजिए मैं आ गई राजस्थान, और फिर मैं राजस्थान से भैया घूमते घूमते पहुँच गई दिल्ली। समझे मेरी बात को? तो भाई इतना लंबा चक्कर काट के अल्टीमेट तो मैं कहाँ पहुंची? दिल्ली। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपने समझना है क्या है कि मेरी इनिशियल पोजीशन चंडीगढ़ थी और फाइनल पोजीशन दिल्ली है, और उनके बीच का जो ये मेरा मेजरमेंट है, अभी मैं यहां से चलकर यहां आई हूं, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये चाहे मैंने यहाँ गाड़ी को 2000 किलोमीटर क्यों ना घुमा दिया हो, डिस्प्लेसमेंट एक चीज को सरकाकर उसकी फाइनल पोजीशन तक पहुंचाया, तो जो उसने पाथ कवर किया वो उसकी डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क। एक और एग्जांपल से समझें, भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है भैया, और ए पॉइंट है ये, और ये चल रहा है ऑब्जेक्ट, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और चल के जहां था वहीं वापस आ गया, ठीक है। बेशक आप डायरेक्शन ले लो, इधर चला, इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, और फिर इधर चला। ए से चल के ए पे आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझना। अब डिस्टेंस तो तुम कहोगे जी ये सारे डिस्टेंस कवर की है मैंने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना सरके, तो जहां थे वहीं पहुंच गए, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, कोई भी तरक्की नहीं हुई, जहां थे वहीं पहुंच गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक आपको थोड़ा समझ आया होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी बिना किसी डायरेक्शन के जब मेजर की जाए तो वो तो होती है बच्चे डिस्टेंस। और
डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आप चाहे कितना ही लंबा घूम के आ जाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब मैं एक बात और आपको बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट में अब आप यहां ए पे हो और बी पे गए हो बेटा, तो यूं जा रहे हो, ठीक है, तो आप गए ए से बी पर, ए से बी पर, और अब आप बी पर हो और आपने ए पर आना है, तो ये आप आए हो बी से ए पर। पहले आपकी डिस्प्लेसमेंट ए से बी पर थी, फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट बी से ए पर हो रही है, तो दोनों दिशाएं समान नहीं हैं। ये डिस्प्लेसमेंट ए बी मानी जाएगी, ध्यान देना, ए से बी पर इस दिशा में लिखी जाएगी, ये वेक्टर का साइन होता है, और ये लिखी जाएगी ए बी नहीं सॉरी बी ए लिखी जाएगी, एरो यही लगेगा कि बी से ए की तरफ, बी पहले ए बाद में। तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम स्केलर की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मैंने आपको यहां अभी बताया था, आप याद करें कि ए बी और बी ए दोनों तरफ से ये 10 ही मीटर है। लेकिन अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़, अंबाला से भटिंडा जा रहे हो और भटिंडा से अंबाला आ रहे हो, तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं, दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो जो मेन बात, जो मोटी सी बात हमने समझनी है कि जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। समझे भाई, मान लो ए से बीच की दूरी वही है, 10 मीटर ही है बेटा जी, मान लो 10 ही मीटर है, लेकिन दिशा का तो फर्क आ गया ना, डायरेक्शन का तो फर्क आ गया ना। तो दो तरह की ओवरऑल क्वांटिटी मैं आपको अभी बता रही हूं, एक मैं बता रही हूं स्केलर क्वांटिटी, एक मैं आपको बता रही हूं वेक्टर क्वांटिटी। एक बार जब आपको बेस क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, वहां हमें एक फिक्स पैटर्न मिलेंगे, उनकी सहायता से हम क्वेश्चन कर सकेंगे। लेकिन अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो वो बात भी आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह हमने क्वेश्चन करने हैं। तो यहां आई थिंक आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर और स्केलर में क्या फर्क है। ए से बी के बीच की दूरी स्केलर है, बिना डायरेक्शन के हर बार वही रहेगी, लेकिन ए से बी और बी से ए तक आना, डिस्प्लेसमेंट करना, वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट भी बताई है। इन सब बातों को आप ध्यान रखना, हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करके वेक्टर को आगे और भी समझेंगे। तो ये देखिए बेटा, वेक्टर में मैंने सबसे पहली चीज आपको बताई है डिस्प्लेसमेंट। हिंदी का मतलब एक तरह से हो जाता है विस्थापित करना। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं मैम हिंदी ज़्यादा यूज करते, भाई हम अपने हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो वैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हिंदी भी साथ चल रही है, इंग्लिश भी साथ चल रही है, थोड़ा सा अच्छे से चीज़ समझने से मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन सबने ही इंग्लिश मीडियम में करने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मतलब एक जगह से सरकाकर दूसरी जगह ले जाना। तो ए से सरकाकर बी तक ले गए तो ए बी हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किसी चीज को भैया ए से सरकाकर सरकाते गए और वापस वहीं ले आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, खाक, कुछ भी नहीं, जीरो। भाई जहां थी वहीं पहुंचा दी वो बेचारे, ठीक है ना, जो चीज हमने उठाई थी यहां से, जहां थी वहीं पहुंचा दी, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुई, उसमें कुछ नयापन तो नहीं आया, कोई नई जगह तो वो चीज नहीं पहुंची ना। तो ये चीज आपने समझनी है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारा जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये दोनों बातें अब मैं आपको बताऊंगी क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। एक और एग्जाम्पल पहले मैं आपको लिख दूं, फोर्स, बल एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि आप सिर्फ इतना सा समझे, बल कितना लगाना है वो तो उसकी मात्रा हो गई। जो उदाहरण मैंने आपको मेज का बताया कि भारी मेज है, छोटे से बच्चे को बोल दो भी बेटा मेज सरका दे, उस बच्चे के पास इतना बल ही नहीं है कि वो उसको सरका सके, ठीक है। एक देखो भाई, मेज हो गई, ठीक है भाई, ये मेज हो गई आपकी, आपके रूम में रखी है। दो चीजें हमें चाहिए,
इस बहुत भारी मेज है, इसको मैंने इस पॉइंट से और यहां तक लेके जाना है, इस केस को समझे। अब मैंने एक बच्चे को बुलाया, छोटे से बच्चे को बुलाया, बेटा इस मेज को सरका दो। बच्चे को इतना तो पता है कि भाई मैं ऐसे पुश करूंगा तो ये मेज सरकेगी। बेचारा पुश भी कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश भी कर रहा है, बट उसके पास उतना बल नहीं है जितना लगाना है, उतनी मात्रा में बल नहीं है। तो उस बच्चे के पास, जब हम किसी छोटे से बेबी की, चाइल्ड की बात करते हैं, तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से, डायरेक्शन तो है लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है भाई। फिर एक मैंने एल्डर पर्सन को, किसी बड़े व्यक्ति को, किसी एबीसी व्यक्ति को, किसी को बुलाया, वो हेल्दी है, उसके पास पूरी मात्रा है, पूरा बल है लगाने के लिए, लेकिन वो बंदा मैग्नीट्यूड तो अप्लाई कर रहा है, शक्ति तो पूरी लगा रहा है, लेकिन वो उधर की बजाय ना इधर लगा रहा है, वो उधर की बजाय इधर खींच रहा है। तो वो क्या ले रहा है? गलत डायरेक्शन। भाई मेज तो उधर सरकानी है, तुम इधर क्यों खींच रहे हो? ठीक है, बात समझ आ रही है? मुझे मेज को उधर पुश करना है और तुम इधर खींच रहे हो। तो मैग्नीट्यूड तो लगा दिया, जोर तो पूरा लगा दिया, बल तो पूरा लगा दिया, फोर्स तो अप्लाई कर दी, लेकिन डायरेक्शन गलत कर दी। तो दोनों से ही वो काम नहीं हो पा रहा। फिर एक बी बंदा आता है, जितना हमें मैग्नीट्यूड चाहिए वो लगाता है और प्रॉपर डायरेक्शन में, तो मेज यहां से सरक कर बेटा जी यहां पर आ जाती है। तो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मेल होकर इस दिशा में ये चली जाएगी। तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूँ, ऐसे एग्जांपल्स दूँ जो आपकी लाइफ में काम आते हैं, जिससे आप इसका वेक्टर का और स्केलर का डिफरेंस समझ सको। ठीक है ना? तो ये एग्जांपल आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा कि बच्चे के पास मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन सही लगा रहा है। ए नाम के बंदे के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन वो डायरेक्शन नहीं लगा पा रहा, कभी इधर सरका रहा है, कभी इधर, कभी अपनी तरफ खींच रहा है, उसके पास दिमाग नहीं है भाई मैं कहाँ लगाऊं। ठीक है। फिर हमने एक तीसरे बंदे को बोला, तो उसके पास बल भी है, फोर्स भी है, डायरेक्शन भी है, उसे लाइन ऑफ एक्शन भी पता है कि मुझे कैसे लेके जाना है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ उसने सही बल लगाया, मेज सरक गई, तो ये फोर्स हमारी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो हम आर्ट्स में थोड़ा कम पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में ना ये जरूर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं, ये क्वांटिटी स्केलर है या नहीं। तो तीसरी चीज आपकी आ जाती है वेलोसिटी, वेग, हिंदी में वेग बोल देते हैं। एक यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज और लिख दूं मैं, यहाँ स्पीड, गति, बस की स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पर टाइम लगाएंगे, ये आप ध्यान रखना। स्पीड, चाल, बस की स्पीड। आप कभी भी किसी बस में गए हो तो वहां लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में भैया बस 60 किलोमीटर जाएगी, चाहे वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाओ, चाहे वो चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ, स्पीड 60 रहेगी। डायरेक्शन का स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेट, अब ये स्पीड है, और वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर आपने 6th चैप्टर किया हो तो ds/dt हमारा वेलोसिटी होता है, वेग होता है, स्पीड में आने वाला परिवर्तन, चेंज स्पीड में टाइम के हिसाब से। भाई अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। अगर मैं लिख रही हूं कि वे बस की स्पीड, या स्पीड नहीं कह रही, अब हमारी बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट में जा रही है, हमारी बस 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जा रही है, तो ये चीज तो बेटा जी वेलोसिटी हो जाती है। और जब केवल 60 किलोमीटर पर आवर लिख रखा है तो ये स्पीड हो जाती है, स्पीड स्केलर है। और जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो वो वेलोसिटी है, क्योंकि उसमें मेजर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड शब्द आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ आने लगा होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या? भाई मात्रा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक 10 मीटर सरके, मैग्नीट्यूड 10 हो गया। फोर्स, मान लो फोर्स का मात्रक भी न्यूटन होता है,
ठीक है, ये थोड़ी साइंटिफिक टर्म है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वजन, आलू लाते हो आप बाजार से 10 किलोग्राम आलू होते हैं, दूध लाते हो 5 लीटर लाते हो, और भाई टेम्परेचर नापते हो तो इतने डिग्री सेल्सियस या इतने डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हो। ऐसे बल को नापने के लिए, फोर्स को नापने के लिए न्यूटन का प्रयोग करते हैं। अब मुझे मेज सरकाने के लिए मान लो 5 न्यूटन बल चाहिए, तो वो तो हो गया उस बल का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपको पता है, अभी ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ। वेलोसिटी में जो इसकी ये 60 है, ये मैग्नीट्यूड है, ईस्ट इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। तो 2 नई चीज आप यहाँ सीख रहे हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसके अलावा आपका आ जाता है बेटा जी एक्सेलरेशन, ये त्वरण बोलते हैं इसको हिंदी में। आपने अगर 10वीं तक अपनी साइंस में पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। त्वरण ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt, या हम इसे डेरिवेटिव की सेंस में d²s/dt² भी कह देते हैं। इसकी इकाई मीटर पर सेकंड होती है और इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहां अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का भी फिर आप यहां डेरिवेटिव कर रहे हो, तो ये एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही माना जाता है। ये चीजें सुन के आपने घबराना नहीं है। आपके एनसीईआरटी में केवल एक एक्सरसाइज है जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि इन पर बेस्ड होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो 1 नंबर में, 2 नंबर में 95% तक आते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ भी नहीं है, कोई रट्टा नहीं लगाना है आपने। मैंने हर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश की है कि भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज या वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वो एक्सेलरेशन आ जाती है। तो ये तो सब वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये सब हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं। और इनके 1-2 एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। एक चीज और होती है, अभी मास और वेट, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी आपको। मास और वेट, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास आपका स्केलर। मास और वेट में क्या फर्क है? ये मैं होल्डर, ये पेन पकड़े हुए हूं, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। इसमें जितना मटेरियल लगा हुआ है वो इसका मास है, ठीक है, वो इसका मास है। लेकिन अगर मैंने इसको वजन करना, आप देखो एक छोटी सी बात है कि ये 10th तक हम सब पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी हम किसी चीज को वेट करते हैं, या आप समझ ले पानी की भरी बाल्टी को आप ऐसे पकड़ रहे हो ऐसे, तो उसका वजन ज्यादा लगता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा वो ऐसे ना सिर पे उठा के वेट को चलते हैं। क्यों चलते हैं? सिर पे वेट कम क्यों लगता है और ऐसे लटकाने से वेट ज्यादा क्यों लगता है? मान लीजिए आप अपना स्कूल बैग ही ले लीजिए, आप ऐसे लटकाएं, आपको वजन ज्यादा लगेगा। आप दोनों कंधों पर डालेंगे, आपको वजन कम लगेगा। आप ऐसे सिर पे उठाएंगे, आपको वजन और भी कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब हम ऐसे लटकाते हैं तो जो अर्थ होती है, जो धरती होती है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और जब धरती उसे अपनी तरफ खींचती है तो उसका वजन हमें ज्यादा लगता है। तो इसमें जो मास था, जो प्लास्टिक था, वो तो है ही है, और धरती ने अपनी तरफ खींचा इसको, तो इसका वजन हमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो वेट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तब आता है। समझ आ रही है मेरी बात? और मास केवल उस, मान लो कोई लोहे की बॉल है, लोहे की कोई बॉल है, तो उसमें जितना लोहा लगा है वो तो मास है, ठीक है। और जब हम उसे धरती की तरफ करते हैं, कहते 10 किलोग्राम है, तो वो टुवर्ड्स अर्थ है। वेट तो हम टुवर्ड्स अर्थ लेते हैं, तो वो वेट है। एक छोटी सी बात तो सबको ही पता होगी कि भाई हम कह देते हैं कि चांद पे जाके ना हमारा वजन 6 गुना कम हो जाता है। क्या हम हल्के हो गए वहां जाके? क्या फिर तो बहुत मोटे मोटे आदमी हैं, उनको सबको चांद पे पहुंचा देना चाहिए। ऐसा नहीं है। चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पर नहीं होती, इसलिए वहां जाकर जो वेट है, जो एक्चुअल मास है, वो और भी कम हो जाता है। और क्योंकि यहाँ अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए यहाँ वेट बढ़ जाता है। तो वेट वेक्टर है, मास आपकी
आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और इस तरह से आपका एरिया है, वॉल्यूम है, ये सब स्केलर क्वांटिटी, ये सब हमने पढ़ रखा है। एरिया माने किसी भी चीज का क्षेत्रफल, वॉल्यूम माने आयतन, इनको नापने के लिए दिशाओं की कोई जरूरत नहीं है। तो स्केलर के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ये देख लिए हैं। और वेक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, वेलोसिटी बताई, एक्सेलरेशन बताया, फोर्स बताया, मोमेंटम भी होता है, वेट बताया, एक मोमेंटम भी होता है। तो इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमें सिर्फ इसका बेसिक क्लियर करना है और इनमें से ही आपका एक एग्जाम्पल आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये था आपका मेन इंट्रोडक्शन की स्केलर और वेक्टर, दो तरह की क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं। हम दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी अपने आसपास देखते हैं, जिनमें से एक स्केलर होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी वो कितना पैसा है, कितने डिग्री टेम्परेचर है, कितने बजे हैं, कितनी स्पीड से कितने किलोमीटर पर घंटा हम चल रहे हैं, कितना धातु से हमारी गेंद बनी हुई है, हमारे ब्लैक बोर्ड का एरिया कितना है, या हमारे रूम की वॉल्यूम कितनी है। अंडरस्टैंड, ये सब है स्केलर। इनमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। आपके दिमाग में कोई आए तो बता देना भाई इसमें डायरेक्शन कहीं लगती हो तो, ठीक है। अब यहां आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट ए से बी या बी से ए अलग अलग बात है। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, अलग अलग दिशाएं हैं। दिशा मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है। फोर्स एग्जांपल मैं दे चुकी हूं। वेलोसिटी में अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो अलग दिशा है, नॉर्थ में जा रहे हैं तो अलग डायरेक्शन है, वेस्ट में जा रहे हैं तो अलग डायरेक्शन है। और वेलोसिटी क्योंकि वो वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव भी वो वेक्टर होगा। और वेट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है। तो हमने दो चीजें देखी हैं कि अगर किसी क्वांटिटी में केवल और केवल, चलिए मैं यहाँ साइड में लिख के फिर हम आगे करेंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, तो वो तो क्वांटिटी हमारी बच्चे हो जाती है स्केलर। और किसी में हमारा अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बेटा जी दोनों हो तो वो हमारी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। ये मेन बात अभी हमने सीखी है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है अभी इससे भी कुछ और अच्छे तरीके से फिर मैं आपको बता सकूं। तो ये तो था थोड़ा सा बेस कि भाई स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या है। क्या अब हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं क्या 12th क्लास में? नहीं, इतना सब कुछ हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई यहाँ पर? तो हम अब एक और चीज यहाँ सीखेंगे कि हम वेक्टर को यहाँ कैसे पढ़ें। पढ़ना तो वेक्टर है, टॉपिक तो हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर को कैसे पढ़ें? तो वेक्टर को कैसे पढ़ें ये देखिए। अब ये मैंने डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल दिया आपको कि ये ए पॉइंट है और बेटा जी बल्कि यहाँ की बजाय ये ए पॉइंट है और ये आपका बच्चे बी पॉइंट है। क्लियर? और कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा है। क्लियर? ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन थी जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है। ए से बी पर गए, ये कोई लाइन थी। यहां समझ लीजिए आप खड़े हो, आप यहां से चले और बी पर जाकर आप रुक गए। समझे मेरी बात को? तो डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी ए से बी तक, और डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया वेक्टर है। अब आप समझे, इस लाइन को अगर मैं L नाम दे दूं तो आप इस L लाइन के साथ चले। पहली बात, आप L के साथ चले। दूसरी बात, आप A से B की दिशा में चले। और तीसरी बात, इतनी डिस्टेंस आपने कवर की, इतनी डिस्टेंस आपने कवर की, तो इसको मैं कहूंगी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक नया शब्द अब हम यहां यूज करने जा रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सब चीजें अभी समझ आती चली जाएंगी, आप ध्यान से देखना। लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड,
लाइन का टुकड़ा। भाई लाइन की तो कोई लंबाई ही नहीं होती है, लाइन तो अंतहीन होती है, एंडलेस होती है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइन का और ना ही लाइन का कोई एंड पॉइंट होता है, वो तो लाइन सेगमेंट का होता है। तो ये एक लाइन एल थी, इसके मैंने 2 पॉइंट्स ए और बी लिए, तो ये एक टुकड़ा बन गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ये ए बी लाइन सेगमेंट हो गया। डायरेक्टेड का क्या मतलब है? डायरेक्शन, ए से बी की डायरेक्शन में। तो ए से बी की डायरेक्शन में हम चले हैं तो हम लिखेंगे ए बी, और ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और +2 क्लास में हम वेक्टर को एक लाइन से पढ़ेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैंने आपको स्केलर और वेक्टर में फर्क बताया, फिर अब आप देखो ना, फोर्स लगाई तो एक ही दिशा में तो लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुई तो वो भी एक लाइन में ही हुई हमारी। दरवाजा खोल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, चलो वहां एंगल। अच्छा एक चीज और मैं बता देती हूं अब आपको साथ में, कि हर डायरेक्शन वाली चीज भी वेक्टर नहीं होती है, हर डायरेक्शन वाली चीज भी वेक्टर नहीं होगी। उसके लिए हम थोड़ा आगे चलेंगे कि वेक्टर में एक लॉ आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। जो डायरेक्टेड क्वांटिटी उस लॉ को सेटिस्फाई करेगी वो वेक्टर कहलाएगी। तो वो बाद की बात है, हम बाद में देखेंगे। अभी आप इतना ही समझें कि हम अपने मैथ्स में वेक्टर को कैसे पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने मैथ्स में वेक्टर को लाइन सेगमेंट में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा लाइन सेगमेंट जो डायरेक्टेड है। तो इस लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट होंगे, और वो 3 पार्ट आपके क्या क्या होंगे? नंबर 1 लेंथ, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है? तो लेंथ तो भैया ए से बी तक है। अब मान लीजिए ये 10 मीटर है, हम 10 ही लेते चल रहे हैं शुरू से। अब इसको लिखोगे कैसे? भाई जब हम सिंपल अपना ज्योमेट्री पढ़ते थे तो हम ये लिख देते थे भाई ए बी बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं है, अगर सेंटीमीटर होगा तो लेंगे, अदरवाइज तो ये सेंटीमीटर नहीं चल रहा है। ये फोर्स हो सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये मोमेंटम हो सकता है, ये एक्सलरेशन हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता कि ये मीटर है या सेंटीमीटर है या क्या है। ये 10 है, जो भी पर्टिकुलर यूनिट यहाँ लगेगी वो यूनिट यहाँ आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए बी का निशान लगाकर उस पर मॉडुलस, यानी इस वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 10 है। या फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 10। पहले ये सिंबल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वेक्टर ए बी का मॉडुलस। ये नोटेशन तो बहुत कम आएगी आपके पास, बल्कि ये कहूंगी मैं कि ए बी का मॉडुलस। कई बार ये बार नहीं लगाते यहाँ पर तो भी वही बात हो जाती है। तो ए बी का जो मॉडुलस है, जो मैग्नीट्यूड है, जो ए बी की लंबाई है वो कितनी है? 10 है। तो लेंथ से हमारा मतलब क्या है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहली चीज हमने डिस्कस की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड TUDE है भाई, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज डायरेक्शन, दूसरी चीज इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है? A to B, ठीक है। जब भी हमने A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है और ऊपर एरो का निशान लगाया है। अगर हम इसी के पैरेलल में एक और एग्जांपल आपको लेके चलूं कि भाई यही लाइन सेगमेंट है, ध्यान देना भाई मेरी बात पर, यही लाइन सेगमेंट, यही लाइन है, लाइन है L, और भाई मैं यहाँ B पर खड़ी हूँ और मैं ये चलकर आई हूँ A तक, ठीक है भाई, मैं B से A पे आई हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तो ये मेरी डायरेक्शन है। तो जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा या जो मेरा वेक्टर होगा, पहले तो मैं कहाँ से चलकर आई हूँ? मैं B से A पर चलकर आई हूँ। ये छोटी छोटी बातों का डिफरेंस ध्यान रखना। B से A की तरफ आई हूं तो ये वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा BA,
क्लियर। लेकिन जब हम इसकी लेंथ की, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो BA का जो मॉडुलस है ये कितना है, 10 है। वही डिस्टेंस पर आप चले, यहाँ उसी डिस्टेंस पर मैं चल रही हूँ, लेकिन आप A से B जा रहे हो, मैं B से A आ रही हूँ, तो BA इसको लिखेंगे। तो BA का मॉडुलस, ये नोटेशन होती है, थोड़ी सी दिमाग में बिठानी है कि भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो कैसे लिखना है। भाई नई कोई चीज आ गई तो उसको 1-2 बार लिखोगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये अगर B से A की तरफ, जो ये भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई, B से A आ गई, ठीक है। अब इसकी पहली चीज तो इसकी लेंथ हो गई, दूसरी चीज इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई भैया, B से A की तरफ हो गई। और तीसरी चीज इसमें हम देखते हैं स्पोर्ट। ये चीज को समझना आप, स्पोर्ट सहारा। अब इसको क्या सहारा है, जिसके साथ ये जा रही है, जिस लाइन के साथ ये वेक्टर चल रहा है, वो पूरी लाइन L इस वेक्टर का स्पोर्ट कहलाती है। तो लाइन L इस वेक्टर का भी स्पोर्ट है और लाइन L इस वेक्टर का भी स्पोर्ट है। दोनों वेक्टर्स में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि सिर्फ इसकी डायरेक्शन A से B पर है और इसकी डायरेक्शन B से A की तरफ है। अदरवाइज दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों की लाइन ऑफ स्पोर्ट भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि 12th क्लास में जो हम वेक्टर टर्म को पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में पढ़ेंगे। लाइंस बहुत पढ़ ली हमने, लाइन एंड एंगल 9वीं क्लास से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। लाइनें बहुत पढ़ ली हमने, एंगल्स बहुत पढ़ लिए हमने, समझ आ रही है मेरी बात। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट भी बहुत पढ़ लिए हमने, हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की। तो जो भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो AB पर एरो लगाएंगे, अगर हम B से A की तरफ आ रहे हैं तो हम B पहले लिखेंगे, A बाद में। ये इनिशियल पॉइंट है, हर बात मैं आपको बताऊंगी लेकिन धीरे धीरे स्टेप वाइज। तो A जो है बेटा जी हमारा, ये हमारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। जैसे इनिशियल और टर्मिनल लाइन होती थी ना ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर 3 में, जब हम एंगल मेजर करते हैं कि ये इनिशियल लाइन है, अभी उसकी भी बात करते हैं, हम एंगल की भी बात करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। देखो एंगल की अब मुझे याद आ गया, एक बात आपसे फिर डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। आज हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक चल रहा है, हमारा इंट्रोडक्शन चलेगी इस लेक्चर में हमारी सारी, हो सकता है 2 लेक्चर भी इंट्रोडक्शन में चले जाएं। अब ये है भाई हमारा OA लाइन है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो हमारा एंगल नेगेटिव होता है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। तो ये लाइन इधर गई भैया, ए इस तरफ, ठीक है। तो ये इसने थीटा एंगल बनाया। अब ये एंगल पता है, मान लो 30 डिग्री है, मेरी बात को समझना भाई। इस एंगल का मैग्नीट्यूड 30 डिग्री है और ये एंगल OA लाइन से OB लाइन की तरफ जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या ये एक वेक्टर है? नहीं, ये वेक्टर नहीं है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि वेक्टर क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगी। अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आया नहीं है, आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। और ये वेक्टर लॉ, ये जो एंगल है वो ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो भी मूवमेंट होगा उसकी एक लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, और ये लाइन नहीं है, ये रोटेशनल वे में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो एंगल में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन भैया अगर उल्टा ले लो ना, अब अगर तुम यहाँ आ गए हो, OB डैश पे आ गए तो एंगल उल्टा आ गया ना, तो ये माइनस का 30 डिग्री हो गया। तो एंगल बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन तो मिल रही है आपको, मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है आपको। तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट नहीं है। हम इसे यहाँ वेक्टर में स्टडी नहीं करेंगे,
तो बहुत सी बातें हैं वेक्टर के बारे में छोटी छोटी जो आती जाएंगी, हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो जब भी वेक्टर लिखा जाएगा तो इनिशियल पॉइंट पहले लिखा जाएगा और टर्मिनल पॉइंट बाद में लिखा जाएगा। उसी से हमें पता लग जाता है कि वेक्टर किधर से किधर जा रहा है। कई बार क्या करते हैं कि इसको ना, इस ए बी को भाई ऐसे भी लिख देते हैं, ए बी, बस खाली बार लगा दिया उसके ऊपर, एरो नहीं लगाया। अब एरो नहीं लगाया तो आप कहोगे डायरेक्शन तो पता ही नहीं लग रही। क्यों नहीं पता लग रही? ए से बी की तरफ डायरेक्शन हमारी जा रही है। और इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी। मीन्स जब भी आपको ऐसे मिल रहा है तो अंडरस्टूड है कि ए पे शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, बी पे शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है, वो बी से ए पे जा रहा है। क्लियर? यहां तक आपको कुछ समझ आ रहा है? आप थोड़ा आराम से शांति से बैठकर वीडियो को स्लो करके पॉज कर करके देखिएगा और समझिएगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम जो मैथ्स में वेक्टर की टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होगी और उसमें 3 मेन चीज़ें होंगी। और वो 3 मेन क्या होंगी कि सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ कितनी है, दूसरा उस वेक्टर उस क्वांटिटी की डायरेक्शन, और तीसरा उसकी लाइन ऑफ सपोर्ट हम जनरली देखते हैं। क्योंकि ये लाइन की ज़रूरत जब हम को इनिशियल, को प्लेनर, इक्वल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये लाइन ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। क्लियर? तो लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब जिस लाइन के साथ वेक्टर चल रहा है, ठीक है ना भाई। अब हम दिल्ली से चंडीगढ़ गए हैं तो क्या दिल्ली और चंडीगढ़ के पीछे और आगे कोई गांव शहर नहीं है क्या? वो रोड क्या दिल्ली से शुरू होकर चंडीगढ़ में खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं है ना भाई। ये रोड आपका बना हुआ है, मान लो स्ट्रेट है, नहीं है, मुड़ रहा है, कहीं भी धरती गोल है, रोड तो मुड़ेंगे हमारे। तो भैया ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है, तो क्या यहाँ सब कुछ खत्म हो गया? नहीं हुआ। ये आगे भी जा रहा है रास्ता और ये पीछे भी जा रहा है। तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट है दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की। तो और ये दिल्ली से चंडीगढ़ की डायरेक्शन हो गई और ये मान लो 400 किलोमीटर, तो 400 तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिल्ली से चंडीगढ़ हमारी डायरेक्शन हो गई। और ये नेशनल हाईवे नंबर जो भी है ना, ये हमारी लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया। जिस भी नेशनल हाईवे नंबर लिखे रहते हैं भैया, NH 18, NH 23, NH फलाना, ये सब लिखा नेशनल हाईवे नंबर इतना। तो ये जो भी नेशनल हाईवे हैं ये तो हमारी लाइन ऑफ सपोर्ट है। D से C हमारी डायरेक्शन है, 400 हमारा मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर क्वांटिटी का। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। और इस डायरेक्शन को हम सेंस भी कह देते हैं। सेंस मतलब A से B की तरफ। क्यों? ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार एग्जाम में कोई नई टर्म आ गई और आप सोचो कि ये टर्म तो हमें किसी ने बताई नहीं। तो सेंस किस दिशा में? सेंस माने डायरेक्शन। तो ये चीज़ आपकी मेन है। और इसे अब हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का एक और तरीका भी हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विच हैज ए फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स डायरेक्शन एंड ए फिक्स लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है भाई। तो अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको लिखने का एक तरीका और भी हो जाता है। क्या तरीका हो जाता है कि कई बार मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड A है तो हम इसे ना ऐसे स्मॉल वेक्टर A से भी दिखा देते हैं। ठीक है। तो इसको लिखने के लिए वेक्टर AB भी लिख देते हैं, खाली AB भी लिख देते हैं और ऐसे वेक्टर A भी हम लिख देते हैं इसको। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो ये 3 तरीके से। A क्या है? A इसका मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इसे लिखोगे तो वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर A का भी मैग्नीट्यूड। आप इसको स्मॉल a भी दिखा सकते हो। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने अभी बताया आपको कि वेक्टर क्या है। एक वेक्टर में और लाइन सेगमेंट में और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में फर्क देख लीजिए कि ये तो लाइन सेगमेंट है बेटा जी और ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है। इसमें हमें नहीं पता कि हमने इस लाइन को A से B पे जाके खींचा है या B से A पे आके खींचा है।
समझ रहे मेरी बात को? हमें नहीं पता हम ए से बी की तरफ गए हैं या बी से, लेकिन यहां क्लियर है कि हम ए से बी की तरफ गए हैं। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम अब अपनी 12th क्लास में वेक्टर की नोटेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अब हमारी आ जाती हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको किसी भी बच्चे को इस पूरी इंट्रोडक्शन में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बेटा जी ज़रूर लिखें, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से आपको करवाने का ट्राई कर सकूँ। तो चलते हैं अब हम थोड़ा आगे, और हम कर रहे हैं वेक्टर। ठीक है भाई, वेक्टर्स दो तरह की क्वांटिटी मैंने आपको बताई, एक स्केलर बताई, एक वेक्टर क्वांटिटी बताई। स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, जिसके लिए हमें किसी डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत है ही नहीं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में दो मेन चीज़ें हमने देखी, वो है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और तीसरी चीज़ हमने देखी वेक्टर क्वांटिटी की लाइन ऑफ सपोर्ट। तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लाइन ऑफ सपोर्ट भी हो, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, और जिसमें ये नहीं होते हैं वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। टाइप ऑफ वेक्टर से पहले मैं एक दो एग्जाम्पल लेना चाहूँगी आपकी एनसीईआरटी के कि क्या है वो एग्जाम्पल। नंबर 1 ये है भाई अपना एग्जाम्पल। मैंने टाइप्स बताया था, लेकिन टाइप से पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफ से बनाओ। क्या बनाओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, आई राइट द स्टेटमेंट हेयर, ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान देंगे, 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। समझे मेरी बात को? एक डिस्प्लेसमेंट दिखाओ भाई, तुम कहीं खड़े हो, अपने आप को इमेजिन कर लो कि मैं खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से मुझे डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस दिशा में खड़ी हूँ, या मेरे किधर उत्तर है, किस तरफ ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है भाई, तो हम ये खड़े हैं जनरली ना, देखो इंडिया के मैप में ईस्ट, ठीक चल रही हूँ मैं? नहीं, नॉर्थ होता है सबसे ऊपर, हरियाणा और अपना दिल्ली और ये सब नॉर्थ में आ जाता है। तो बेटा जी ये तो नॉर्थ होता है, और नॉर्थ के सामने साउथ होता है, और ये इधर अपना जो मेघालय, मिजोरम वगैरह है, इधर ईस्ट हो जाता है, और इधर वेस्ट हो जाता है। वैसे भी अगर आपको एक ये रूल है कि आप ईस्ट की तरफ मुंह, अब मैं इधर मुंह है ना मेरा, अभी तो ईस्ट की तरफ मुंह है करके खड़े हो, तो उत्तर उल्टे हाथ को, नॉर्थ उत्तर दिशा उल्टे हाथ को, तो नॉर्थ लेफ्ट में होता है, साउथ राइट में होता है, ईस्ट सामने है, तो वेस्ट आपके पीछे होता है। तो ये मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है ओ। अब समझे डिस्प्लेसमेंट, यानी मैंने कहीं चल के फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर। ध्यान देंगे 30 डिग्री के एंगल पे जाना है। किसके 30 डिग्री का एंगल? वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ के वेस्ट में, वेस्ट के साउथ में नहीं, इंग्लिश को समझें, वेस्ट ऑफ साउथ डायरेक्शन। तो पहले तो साउथ को पकड़ो, कहाँ है भाई? ये साउथ डायरेक्शन है हमारी, ये दक्षिण दिशा है। साउथ के इधर जाते हैं तो साउथ ईस्ट पड़ता है। ये जो हिस्सा है ना, ये सारा, ये जो हम 4th क्वाड्रेंट कह रहे हैं बेटा, ये साउथ ईस्ट है। ये जो 1st क्वाड्रेंट है भाई, नॉर्थ और ईस्ट मिल रहे हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और बेटा जी ये हमारा साउथ वेस्ट है। क्लियर? तो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब ये है, साउथ के वेस्ट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो मैं यहां खड़ी हूं, तो साउथ पर खड़े होकर साउथ से 30 डिग्री का कोण मैंने बनाना है, यानी यहां से एक 30 डिग्री का एंगल बना के जो पोजीशन मेरी बनती है, वहां से मैंने कितनी दूर जाना है? 40 किलोमीटर। तो ये ओ था और ये P है, तो ये है मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर OP से रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? ऐसे नहीं जा रही हूं मैं, ऐसे नहीं जा रही हूं, जा तो ऐसे ही रही हूं। ये है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन कैसे जा रही हूं कि साउथ के वेस्ट में, और कितने डिग्री के एंगल पर? 30 डिग्री के। इसको ग्राफ से दिखाना था।
भाई आप यहाँ खड़े हो, ये मेरे सामने साउथ है, तो मुझे ऐसे नहीं जाना, मुझे यहाँ से 30 डिग्री पहले रोटेट होना है। मान लो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है तो उस गाड़ी को थोड़ा रोटेट करना है 30 डिग्री पर, और फिर सीधा मुझे 40 किलोमीटर का रास्ता अपना ले लेना है। तो ये वो ग्राफ है जो हमने मेरी डिस्प्लेसमेंट को शो करता है कि मैं यहाँ O से P पर आई हूँ, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो ये ग्राफ था, ये डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे भी ये दिख ही रही है कि O से चलकर P पर आए हैं और इस दिशा में आए हैं। कौन सी दिशा है ये? साउथ वेस्ट है। तो सारी चीज हो गई। अब इसी में हर क्वेश्चन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर का जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वो तो कितना है? 40 है। जो डायरेक्शन है वो ओ से लेकर पी तक है, साउथ वेस्ट है। और ये हमारी जो, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट है जो कि 30 डिग्री साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में 30 डिग्री पे हमारी लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो मैग्नीट्यूड हो गया, सेंस या डायरेक्शन हो गई, और लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आई थिंक आपको कुछ समझ आया होगा। ये एक एक नंबर के लिए बड़े हेल्पफुल क्वेश्चन हैं। ये आपके बेसिक को चेक करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए भी ज़रूरी हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनसीईआरटी का तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि भाई आप छोड़ दो, छोटा सा मैथ है उसको भी आप छोड़ोगे तो काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें कुछ क्वांटिटीज दे रखी हैं, 6 क्वांटिटीज। वो 6 क्वांटिटीज हमने ये बतानी है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो सबसे पहला पार्ट हमें, फिर मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, देखिए जरा कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स। समझ आ रही है मेरी बात? सबसे पहला पार्ट है बेटा जी 5 सेकेंड्स। तुम्हें 2 चीजें बताई गई हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। लाइन ऑफ सपोर्ट तो अपने आप वो बाद की बात है। लाइन ऑफ सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी में, कोप्लेनर में, लाइक अनलाइक वेक्टर में, इक्वल अनइक्वल वेक्टर में। फिलहाल वेक्टर को पढ़ते समय हम 2 चीजें देखेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। अब आपको जो ये 6 क्वांटिटी दे रखी हैं, एग्जाम्पल के 6 पार्ट हैं, उनमें से अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपने एनालाइज करना है। 5 सेकेंड टाइम है। टाइम के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है? नो। तो आप लिखोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। थोड़ी भाषा आप लिख देंगे तो अच्छा असर पड़ता है। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। लैंग्वेज प्रोवाइड यू मार्क्स, लैंग्वेज से आपको मार्क्स मिलते हैं। इट हैड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ओनली। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, आयतन। इस रूम में मैं खड़ी हूँ, इस रूम की वॉल्यूम कितनी है? कोई बर्तन है आपके पास, उसकी वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम कोई नया वर्ड नहीं है। 9th 10th में हमने बहुत सारी 3D फिगर्स की वॉल्यूम्स की हैं, क्यूब की, क्यूबॉइड की, और भाई अपना ये क्या आ जाता है, कोन की, सिलेंडर की और स्फीयर की, सबकी हमने वॉल्यूम की है। तो वॉल्यूम इज स्केलर क्वांटिटी। तो सेम लाइन आप यहाँ लिख देंगे कि इसका केवल मैग्नीट्यूड है। थर्ड क्वांटिटी आपकी आ जाती है 10 न्यूटन। न्यूटन जब आ गया तो मैंने आपको बताया था ये क्या होती है? फोर्स। और बिना डायरेक्शन के फोर्स होती ही नहीं है। फोर्स तो फोर्स बनेगी ही तब जब उस पर डायरेक्शन लग जाएगी, ठीक है? वो ये केवल, अदरवाइज वो मैग्नीट्यूड रह जाएगा सिर्फ। तो 10 न्यूटन का फोर्स होता है, और फोर्स हमेशा क्या होती है? वेक्टर। तो आप लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्लियर? समझ आ रहा है भाई? चलिए फोर्थ पे आ जाइए। 30 किलोमीटर पर आवर।
करा चुकी हूँ मैं ये अभी आपको। 60 किलोमीटर पर आवर मैंने कराया था। बसों में, गाड़ियों में, आप सड़क पे जाते हो, रोड पे जाते हो, स्पीड लिमिट लिखी रहती है, राइट साइड में आपको नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं कि इस एरिया में आपकी जो कार है वो 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएगी, भारी वाहन है वो 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये किसको दिखाता है? स्पीड को। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट तो ये वेलोसिटी थी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती। फिफ्थ देखिए हमारा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब है? 10 ग्राम 1 घन सेंटीमीटर ये घनत्व होता है। देखिए मुझे हिंदी जरूरी बतानी है क्योंकि हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश का थोड़ा दिक्कत रहती है। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। अगर किसी बच्चे ने साइंस अच्छे से पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है। 1 घन सेंटीमीटर का कितना वजन है? पूरी बॉल का वजन है 10 किलो। 10 तो यही है, चलो किलो, ये ग्राम है, मेरी बात को समझो। पूरी बॉल का वजन 10 किलो है, तो वो जो भी उस बॉल की वॉल्यूम है उसका वजन 10 किलो है, तो 1 घन सेंटीमीटर का वेट कितना है? वो डेंसिटी घनत्व कहलाता है इसमें। और नहीं तो कुछ भी ना समझ आए तो मोटे तौर पर ये देखो कि इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल साफ समझ आ रहा है हर पार्ट में। 6th देखिए 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। भाई जब नॉर्थ बोल दिया तो डायरेक्शन दे दी, डायरेक्शन दे दी तो ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया। तो ये 6 पार्ट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और इसी तरह के आपकी एक्सरसाइज 10.1 में भी 2-3 क्वेश्चन है, पहले उन्हीं को करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ वेक्टर्स और उससे रिलेटेड अदर टर्म्स बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, देखकर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो आगे आता है फिर वो पोजीशन वेक्टर, पहले तो टाइप ऑफ वेक्टर ही आ जाएगा, कॉलिनियर है, लाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, इक्वल अनइक्वल, फ्री वेक्टर है, वो सब आ जाएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ अब मैं आपकी। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इसे शॉर्ट में कराऊंगी। 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वही क्वेश्चन। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो भाई फिर से बना दें, नॉर्थ ईस्ट, मेरे ख्याल से कर सकते हो आप ये क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, आप यहां खड़े हो नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट के नॉर्थ में नहीं, ये बात समझनी है। नॉर्थ ये है, नॉर्थ ये है, इसके ईस्ट में जाना, नॉर्थ से ईस्ट में मुड़ना, ईस्ट से नॉर्थ में नहीं मुड़ना, दिशा का फर्क। तो यहां से आपने 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन लेनी है, जो कि कितनी है? 40 किलोमीटर पे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में वही चीज आ जाती है कि आपने क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। 10 किलोग्राम मास है, स्केलर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है भाई। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, आप अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर गए, चलिए पूरा लिख रही हूं, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। और ये आपका क्या हो गया? ये तो हो गया बच्चे मैग्नीट्यूड, और ये आपका हो गया डायरेक्शन। दोनों चीज दे दी तो ये क्या बन गया? वेक्टर। लिखना वैसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। थर्ड पार्ट है भाई 40 डिग्री। 40 डिग्री एंगल है, एंगल चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे, हमें नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर, एंगल हमेशा स्केलर होता है। क्यों होता है? ये भी मैंने बताया था कि जो एंगल है वो ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। डायरेक्शन होती है, मैं मानती हूँ डायरेक्शन होती है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। लेकिन वेक्टर की एक और डेफिनेशन होती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ उसने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी सेटिस्फाई करना है, तब वो वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। तो एंगल ऐसा करता नहीं है, तो एंगल को हम बेटा जी स्केलर क्वांटिटी लेके, ये S4 स्केलर है यहां जो लिखा हुआ है। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। 40 वाट, 40 वाट बल्ब, भाई बल्ब में जो कहते हैं ना 40 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, 0 वाट का बल्ब है, तो वो उसकी कैपेसिटी ऑफ लाइट को बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी स्केलर है।
और नंबर 5 पे 10⁻⁻19 और कोलम्ब है ये भाई। ये कोलम्ब क्या होता है, ज़्यादा गहराई में तो जाइएगा नहीं, ये होता है हमारा 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में कितनी बिजली बनाता है। एक कोलम्ब का मतलब होता है COU, देखिए 1 मिनट भाई, 1 कॉलम। ये चीज हमने बस इतना देखना है, हमारा काम ये है कि डायरेक्शन है या नहीं है। तो हम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट तो देखिए हम लोग हैं नहीं, हम तो मैथमेटिकली इसको पढ़ेंगे। तो 1 कॉलम का मतलब होता है कि 1 एम्पियर करंट जो है अपना, वो 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो केवल उसकी मात्रा है, मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। गॉट इट। लास्ट पार्ट हमारा आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये जो पर सेकेंड स्क्वायर है ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है, और जनरली एक्सेलरेशन को हम वेक्टर क्वांटिटी लेकर चलते हैं। तो ये हम इसको किस में लेकर चलेंगे, वेक्टर में लेकर चलेंगे। वैसे तो इसके साथ अगर डायरेक्शन हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, वेलोसिटी की तो जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होती है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वो आ जाए, यूनिट आ जाए, तो आपने उसको वेक्टर में लेके चलना है, भले ही यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है। क्लियर। चलिए अब हमारा थर्ड, ये एक बात और बता दूं मैं, यहाँ आपने ऐसे नहीं करना है। क्वांटिटी लिखी जैसे मैंने एग्जांपल में लिखवाया है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ऐसे करना है आपने। तो अब हम इसका थर्ड और इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, वही है स्केलर एंड वेक्टर। टाइम, पहली चीज आपको दे दी टाइम पीरियड। भाई टाइम क्या होता है, स्केलर होता है, हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस, सब बातें मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ, डिस्टेंस भी स्केलर होती है। क्यों, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली 400 किलोमीटर, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, हम तो एक कल्पना कर रहे हैं कि मे भी 400 होगी, वो 405 भी हो सकती है और 375 भी हो सकती, कुछ भी हो सकती है। तो डिस्टेंस जो है हमारी बेटा वो स्केलर होती है। तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है फोर्स। फोर्स हमारी वेक्टर होती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और भाई बेटा फोर्थ पार्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फिफ्थ वर्क डन, वर्क डन स्केलर। भाई मैंने इतना काम किया है, किस दिशा में किया है वो मायने नहीं रखता है। तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कराए हैं और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल कराए हैं। इसके बाद आपका जो आएगा वो टाइप ऑफ वेक्टर्स आएगा। तो मेरी सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें, फिर अपनी बुक में से भी एक रीडिंग जरूर लें। अभी बुक की रीडिंग तो आप ज़्यादा ले नहीं पाएंगे क्योंकि सेकंड टॉपिक की पोजीशन वेक्टर आ जाता है, जबकि पोजीशन वेक्टर इतनी जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आप शुरू की आपके 1-2 पेज हैं इंट्रोडक्टरी, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इन्हें शेयर करें, अपनी कमेंट्स में मुझे बताएं लेक्चर कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।